Good morning, students. So let us continue chapter number 3 of economics, poverty as a challenge. Next topic we'll be starting with is poverty estimates. Till now, we people have done everything about poverty line, or we can say theory part. Today we'll be discussing about the factual details, the datas, the table through which we'll be knowing the scenario of poverty in India. Poverty estimates. Students, see, estimates of poverty in India, we'll be talking about poverty ratio. So in year 1993-94, poverty ratio was 44.3%. That means out of total population, about 44% of population is living in poverty. About half population of our total population in India is living in poverty, was living in poverty in year 1993-94. Then in 2004-5, the poverty ratio has been reduced to 37.2%. That means total out of total population in India, about 37.2% population was living in poverty. That's a good news, right? Then in 2011-12, the ratio has been decreased to 21.9%. जो ratio था वो decrease हो गया 22% हो गया. That means total population का 22% is living in poverty. तो कि बहुत अच्छी बात है. Initially it was 44%, then it came to 37.2%, and then it came to 22% as per 2011-12 census. And this thing only we have to learn, that as per 2011-12 census 22% of total population is living in poverty, जो कि एक बहुत अच्छी बात है कि poverty धीरे धीरे करके reduce हो रही है अपनी country से. Similarly, अब number of poor की बात करते हैं students. 1993-94 में 403.7 million, that means 40 crore, about 40 crore people are living in poverty. 44.3% है. और अगर अपन वैसे नंबर ऑफ पॉपुलेशन की बात करें तो इट वाज 40 करोड़. देन इन 2004-5 इट बिकेम 407 मिलियन, दैट मींस 41 करोड़ अप्रोक्स. देन 2011-12 में इट केम टू 269.3, दैट मींस टू अबाउट 227 करोड़ पीपल वर लिविंग इन पॉवर्टी. जो अगेन इन मिलियंस अगर अपन देखें, नंबर ऑफ पीपल देखें कि पॉवर्टी कौन कौन लोग फेस कर रहे हैं, वो भी धीरे धीरे करके रिड्यूस हो रहा है. एक अच्छी बात, मतलब एक अलग सी चीज आपको देखने को मिलेगी. वो क्या होगी कि 1990-94 में 403 मिलियन थे, 2004-5 में 407 मिलियन हो गए. जब पॉवर्टी रेशियो डिक्रीज हो रहा है, देन नंबर ऑफ पुअर पीपल डिक्रीज क्यों नहीं हो रहे भाई? हिसाब से तो यही चलना चाहिए. पॉवर्टी रेशियो डिक्रीज हो रहा है तो नंबर ऑफ पुअर पीपल भी डिक्रीज होने चाहिए. पॉवर्टी रेशियो इंक्रीज हो रहा है तो नंबर ऑफ पुअर पीपल भी इंक्रीज होने चाहिए. यहाँ पे तो थोड़ा कुछ अलग ही रिलेशन दिखा रहा है. तो जरा इसका रीजन देखते हैं. स्टूडेंट्स, कभी कभार ऐसा क्यों होता है मैं आपको बता देती हूँ. क्योंकि पॉपुलेशन इंक्रीज करती है. जब पॉपुलेशन इंक्रीज करती है तो पॉवर्टी रेशियो की डिक्रीज होने पर भी जो नंबर ऑफ पुअर पीपल है वो इतना डिक्रीज नहीं हो पाते. सपोज करो 1993-94 में, जस्ट आई एम गिविंग एन एग्जाम्पल टू यू, एज्यूम करना है बच्चे, पॉपुलेशन जो थी वो 100 थी. 1993-94 में इट वाज 100. ठीक है, फिर पॉवर्टी रेशियो उस टाइम पे था 44.3%. 100 का 44.3%, दैट मीन्स अबाउट 44 पीपल आर लिविंग इन पॉवर्टी. एग्जाम्पल, ठीक है. फिर 2004-5 में क्या हुआ स्टूडेंट्स? पॉपुलेशन इंक्रीज हो गई, पॉपुलेशन हो गई 1000. पॉपुलेशन 1000 हो गई, पॉवर्टी रेशियो जो था वो 37.2% हो गया. पॉवर्टी रेशियो भी डिक्रीज हो गया, बट पॉपुलेशन भी तो बढ़ी है ना. तो 1000 का 37.2% देखो तो वो हो गया 372. पॉवर्टी रेशियो के डिक्रीज होने पर भी नंबर ऑफ पुअर पीपल इंक्रीज हो रहे हैं बिकॉज ऑफ द इंक्रीज इन पॉपुलेशन. 100 का 44.3% 44 होगा, बट 1000 का 37.2% 372 होगा. ध्यान रखना वो कम नहीं होगा क्योंकि पॉपुलेशन इंक्रीज हुई है. तो सिर्फ इसी वजह से आपको थोड़ा सा गलत सलत दिख रहा होगा, बट वो गलत सलत नहीं है, वो सिर्फ इसी वजह से है. अच्छा, there's substantial decline in poverty ratio in India, about 44% to 37.2% in 2004-5. The proportion of people below poverty line further came down to about 21.9 in 2011-12. Similarly, the number of poor declined from 407 million in 2004-5 to 269 million in 2011-12. तो वही चीज है जो मैंने आपको अभी टेबल के फॉर्म में बताई है कि poverty ratio it was 44.3% in 1990-94, then it came down to 37.2% in 2004-5, and as per 2011-12 census it is right now
what we will be writing in our exam is 22% is average poverty ratio of India as per 2011-12 सेंसस। तो उसके अकॉर्डिंग धीरे धीरे करके पॉवर्टी इंडिया में क्या हो रही है, रिड्यूस हो रही है। इनफैक्ट ये देखा जा रहा है कि धीरे धीरे करके आगे आने वाले कुछ सालों में 22% से भी वो लेस हो जाएगी पॉवर्टी, विच इज अ वेरी गुड न्यूज एंड थैंक्स टू आवर गवर्नमेंट हु इज टेकिंग सच इनिशिएटिव्स एंड सच स्टेप्स फॉर डिक्रीजिंग द पॉपुलेशन, फॉर डिक्रीजिंग द पॉवर्टी, फॉर रिड्यूसिंग द पॉवर्टी इन आवर कंट्री। ठीक है, अब अपन बात करते हैं वल्नरेबल ग्रुप्स की स्टूडेंट्स। वल्नरेबल ग्रुप्स, अपन ने वल्नरेबिलिटी की बात की थी। वल्नरेबिलिटी क्या होता है, प्रोबेबिलिटी और चांस ऑफ सम इंडिविजुअल्स और ग्रुप्स दैट इन फ्यूचर दे माइट रिमेन और बिकेम मच मोर पुअर। जो चांसेस हैं, जो प्रोबेबिलिटी है कुछ लोगों की, कुछ इंडिविजुअल्स की, कुछ ग्रुप्स की, कि आगे जाके दे माइट फेस मोर वर्स सिचुएशन। ठीक है, वो और ज्यादा काफी पुअर हो सकते हैं, और कोई एक्सट्रीम सिचुएशन आ जाए, कोई नेचुरल कैलामिटी आ जाए, और कोई फ्लड वगैरह, टेररिज्म, कुछ ऐसा आ जाए तो उनका सिचुएशन और भी ज्यादा वर्स्ट हो जाता है। तो उसी चीज को अपन थोड़ा डिटेल में पढ़ने वाले हैं स्टूडेंट्स वल्नरेबल ग्रुप्स में। वल्नरेबल ग्रुप्स जो है, अपन दो पार्ट में वल्नरेबल ग्रुप्स को स्टूडेंट्स डिवाइड करते हैं। द फर्स्ट वन इज सोशल ग्रुप एंड द सेकंड वन इज इकोनॉमिक ग्रुप। सोशल ग्रुप में आएंगे आपके शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब, और इकोनॉमिक ग्रुप में आएंगे आपके रूरल एग्रीकल्चरल लेबर हाउस होल्ड एंड अर्बन कैजुअल लेबर हाउस होल्ड। तो सोशल ग्रुप्स में आएंगे शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, जो आपके बैकवर्ड क्लास है, जिनको सोशल एक्सक्लूड किया जाता है, वो सोशल ग्रुप्स में आ जाएंगे। और अगर अपन इकोनॉमिक ग्रुप्स की बात करें स्टूडेंट्स, तो वो है रूरल एग्रीकल्चरल लेबर हाउस होल्ड। ये कौन है स्टूडेंट्स, दे आर लैंडलेस लेबर, they are working in rural areas as a agricultural labor, as well as they are landless, they are not having their own land, they are working on some other person's land। ठीक है, urban casual labor household means they are the daily wage workers, they are working in urban areas but they are daily wage workers who get wages on the basis of on the daily basis। ठीक है, अगर आज उनको वर्क मिल रहा है तो वेजेस मिलेंगे, अदरवाइज नहीं है, कल वर्क तो नहीं मिलेंगे। तो दीज आर अर्बन कैजुअल लेबर हाउस होल्ड। तो सोशल ग्रुप और इकोनॉमिक ग्रुप, दो ग्रुप्स में डिवाइड कर रखा है वल्नरेबल ग्रुप्स को, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब। इकोनॉमिक ग्रुप्स को रूरल एग्रीकल्चरल लेबर हाउस होल्ड एंड अर्बन कैजुअल लेबर हाउस होल्ड। अब इनको देखो, इनको वल्नरेबल क्यों कहा गया, इनके चांसेस की पॉवर्टी फेस कर सकते हैं वो बहुत 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 ज्यादा है। और ये मैं अपने मन से नहीं बोल रही हूँ स्टूडेंट्स, डेटा बोलता है ऐसा। 2011-12 का डेटा ऐसा बोलता है। ये देखो, अपना एवरेज इंडियन पॉवर्टी रेशियो क्या है, 22% है। और उस 22% के कंपैरिजन में अपन शेड्यूल ट्राइब की देखें तो 45.3%, दैट मीन्स 45% ऑफ टोटल पॉपुलेशन ऑफ शेड्यूल ट्राइब्स, आउट ऑफ टोटल पॉपुलेशन ऑफ शेड्यूल ट्राइब्स अबाउट 45% वर लिविंग इन पॉवर्टी। दे आर लिविंग इन, दे आर वेरी पुअर। मतलब टोटल पॉपुलेशन अगर अपन एसटी की लेके देखें तो उसके 45% पॉपुलेशन पुअर है। शेड्यूल कास्ट की बात करें तो 31.5% पॉपुलेशन पुअर है। एग्रीकल्चरल लेबर की बात करें तो एग्रीकल्चरल लेबर की टोटल पॉपुलेशन में से 39.8% पॉपुलेशन पुअर है। एंड कैजुअल लेबर की बात करें, ओपन कैजुअल लेबर की बात करें स्टूडेंट्स, तो 32.9, अबाउट 33% ऑफ दैट पॉपुलेशन इज फेसिंग पॉवर्टी। तो 22% से सारे के सारे ही अबव आ रहे हैं, ये वल्नरेबल ग्रुप्स हैं, क्योंकि इनको ये आगे जाके और भी ज्यादा पुअर हो सकते हैं। ये पॉवर्टी में इनके कुछ ज्यादा चेंजेस देखने को नहीं मिल रहे हैं, इसीलिए ये लोग पुअर है। The double disadvantage of being a landless casual labor household is socially disadvantaged social group of scheduled caste and scheduled tribe population highlights the seriousness of the problem। देखो इसका मतलब क्या है स्टूडेंट्स, देखो अगर कोई इंडिविजुअल लैंडलेस है, लैंडलेस लेबरर है, एग्रीकल्चरल लैंडलेस एग्रीकल्चर लेबर है, और सपोज करो तो वो इकोनॉमिकली तो वल्नरेबल हो गया। अब सपोज करो अगर वो किसी लोअर कास्ट को बिलोंग करता है, किसी सोशल कास्ट को बिलोंग करता है, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब को, तो उसको दूसरा डिसएडवांटेज क्या हो जाएगा कि वो सोशली भी वल्नरेबल हो जाएगा। economically vulnerable, he is already economically vulnerable, but what if he belongs to some lower caste, to scheduled caste or scheduled tribe, he or she will also become socially vulnerable, that means he or she will be facing double disadvantage। उसको दो डिसएडवांटेज हो जाएंगे, एक तो वो ऑलरेडी लैंडलेस है, ही इज वर्किंग ऑन सम अदर पर्सन्स लैंड, on the top of that he belongs to some scheduled caste or scheduled tribe। तो इससे क्या होगा, उसकी सिचुएशन और भी ज्यादा वर्स्ट हो जाएगी, वो डबल डिसएडवांटेज वाली सिचुएशन फेस करेगा। वो उसको दो दो डिसएडवांटेज हो जाएंगे, जो कि क्या दिखाता है कि ये प्रॉब्लम उन लोगों के लिए कितनी ज्यादा सीरियस हो सकती है स्टूडेंट्स।
आप एक तो पहले आपके पास लैंड नहीं है, दूसरी आप सोशली एक्सक्लूडेड हो, सोसाइटी से आपको एक्सक्लूड कर दिया गया है, तो आपकी क्या हालत हो जाएगी, आपके लिए ये प्रॉब्लम कितनी ज्यादा सीरियस हो जाएगी। इस चीज को दिखाता है कि इनको अब अबव लेकर आना है हमको, हमको सोशल एक्सक्लूजन को रिमूव करना है स्टूडेंट्स। ये कैसे करेंगे, यही चीज तो है इस चैप्टर पे। Except scheduled tribe population, all of the three groups, that is scheduled caste, rural agricultural labor, and urban casual labor households have seen a decline in poverty in 1990s. एक good news, एक अच्छी खबर क्या है कि जो scheduled tribe population को छोड़ के बाकी सालों में थोड़ा थोड़ा डिक्लाइन देखने को मिला है पॉवर्टी से। ये धीरे धीरे करके इनकी जो परसेंटेज है वो धीरे धीरे करके कम होती जा रही है। बट स्टिल वी शुड नॉट फॉरगेट द डबल डिसएडवांटेज थिंग दैट अ लैंडलेस लेबरर इफ ही बिलोंग टू scheduled caste scheduled tribe, the seriousness of the problem, the worstness, the problem that he suffer is more worse as compared to other person. तो हमको ये चीज नहीं भूल के रखना है हमको, और बाकी कुछ अच्छी चीज भी हो रही है। The remaining part will be covering tomorrow. So that's it for today, students. I hope you understood everything, and still if you have any doubt or query, feel free to ask me. Thank you and bye bye.